स्टूडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास। आप लोगों ने काफी ज्यादा मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप जो है वो इकोनॉमी के ऊपर हमें पढ़ाएं कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड क्या क्या सवाल पेपर के अंदर आ सकते हैं और उन सवालों की क्या डायमेंशंस होंगी। तो देखो, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सवाल इकोनॉमी से रिलेटेड बन सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको देखें जी, तो आप ये देखें कि सबसे पहले एक ऐसे आपके पास आ सकता है, पाकिस्तान इकोनॉमी, चैलेंजेस एंड रेमेडीज। ठीक है, क्योंकि वो चैलेंजेस पहले पूछेगा आपसे अभी हैं क्या, और हर दफा सीएसएस के सवाल में रेमेडी या सोल्यूशन लाजमी पूछी जाती है आपसे। ठीक है, नंबर टू, ये आपके पास पाकिस्तान अफेयर्स में आ सकता है कि जी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान हैज ऑलवेज रिमेन्ड इन अ टर्मोइल, हमेशा से ही खराब रही है। अब वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो इस तरह की हो गई है, यानी खराब हो गई है। ठीक हो गया। इसी तरह सजेस्ट सम मेजर्स टू अपलिफ्ट इट, मतलब कि ऑलमोस्ट ऐसे ही वाला सवाल है लेकिन इसमें कुछ मजीद हमने फैक्टर्स को ऐड करना है। और एक सवाल ये आ सकता है आपके पास, ट्रेस आउट द रीजन बिहाइंड द इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, ये जो महंगाई हो रही है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और इसको हील कैसे किया जाएगा, इसको सही कैसे किया जाएगा। ये कुछ सवाल हैं जो कि एक्सपेक्टेड है हमारे पास। जब भी आप कोई सवाल अटेम्प्ट करेंगे तो आप उसकी एक पूरी आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है, हर सवाल की आउटलाइन बनाएं ताकि आपके पास डेटा हो, आपके पास एक गाइडलाइन हो कि मैंने किस तरीके से चलना है इसमें। तो जब हम इसकी आउटलाइन देखते हैं तो ये हमारे पास कहता है कि जी सबसे पहले आप एग्जामिनर को बताएंगे उसका इंट्रोडक्शन, फिर आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे इकोनॉमी होती क्या है और कौन से फैक्टर जो है उस पर डिपेंडेंट होती है और इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी क्यों है, क्यों जरूरी है। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर ये तो जरूरी नहीं था, ये आपने जो है वो अपनी तरफ से एडिशन इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया है। ये वाला पॉइंट हमने इस वजह से यहाँ पे ऐड किया है क्योंकि हमने एक ग्राउंड बनाना होता है। हमेशा इंट्रो के बाद ना आपने जैसे करप्शन है तो उसकी डेफिनेशन देनी होती है, या इकोनॉमी है तो पहले हमने थोड़ा सा ग्राउंड बनाना है अपने लिए कि होता क्या है बेसिकली इकोनॉमी ना। उसके बाद आप इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता सकते हैं कि जी पाकिस्तान की जो आज इकोनॉमी के हालात हैं वो हमारी हिस्ट्री की वजह से, उसमें हम बात करेंगे। और फिर हम आ जाएंगे फैक्टर्स पे, उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है, यानी इम्पैक्ट्स। उसके बाद हम रेमेडीज देखेंगे और इसके बाद हम दो मुल्कों की केस स्टडी देख के इसको कंक्लूड कर देंगे। बच्चों यही चीज है आपके पास। ठीक है, ये वीडियो रिकॉर्ड भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी पूरी। आप अगर ये वाला एरिया पूरा कवर कर लें तो फिर कोई भी सवाल आएगा, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो आपके पास इकोनॉमी हो, या चाहे वो कोई ऐसे हो, आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं अगर आपने ये वाली चीजें कर ली हैं तो। ठीक है जनाब, ओके जी। अब इसके बाद जो हमारे पास एक और चीज जो आती है वो ये है कि सर इंट्रोडक्शन अच्छा कैसे लिखें। मेजोरिटी ऑफ सीएसएस एस्पिरेंट का यही सवाल होता है कि सर हम अच्छा कैसे लिखें। देखो, कुछ चीजें ना आप याद करके जाते हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दैट पाकिस्तान हैज ऑलवेज रिमेन्ड इन कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज। ठीक है, अब इकोनॉमी इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। अब ये जो तीन चार लाइनें हैं ना ये आप हर जगह लगा सकते हो, और इन चार लाइनों के बाद आपने अपना थीसिस डालना है और अपने सवाल को आपने शुरू करना है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इधर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चीजों को ऐड करोगे इस पॉइंट के ऊपर। उसके बाद आप थोड़ा सा बता दो कि इकोनॉमी होती क्या है बाय चार्ट, आप इसको यूज कर सकते हो, बाय फ्लो डायग्राम आप कोई बना सकते हो, और ये बता सकते हो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है। अब अगेन ये वही चीज है कि सिर्फ इसमें थोड़ा थोड़ा सा जिक्र करना है, एक ग्राउंड बनाना है, एक लेआउट आप लेकर चल रहे हो अपने सवाल के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद आप आओगे कि हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। अब आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी पे कोई किताब नहीं पढ़नी है बेटा, आपने सिर्फ ये देखना है कि किसके एरा में कितने परसेंट जीडीपी ग्रोथ था, किसका एरा गोल्डन पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो इसको हमने जहां से स्टार्ट लिया है वो यहाँ से हमने अयूब खान साहब के एरा से स्टार्ट लिया है कि वहां पे एवरेज ग्रोथ कितनी थी वो लिख दी है। उसके बाद हम आगे बढ़े, फिर हमने भुट्टो का एरा लिखा, इसी तरह से जिया साहब का एरा, फिर मुशर्रफ का, एंड सो ऑन। आप इसके अंदर अपना एक पैराग्राफ इस तरह का लिख लें ताकि एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि इस बच्चे के पास हिस्टोरिकल नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये मजीद जो डेटा है उसको हमने इस टेबल फॉर्म में कर दिया ताकि स्टूडेंट जो है वो रिप्रेजेंट कर दे।
जैसे 1950s के दौर में आप देखें आपकी जो एक्सपोर्ट्स थी वो 7.8% थी और इंपोर्ट्स 3.4% थी, ऑलमोस्ट हाफ का रेशो था, राइट। इसी तरीके 1960s हुई, फिर हमारी जो है एक्सपोर्ट्स जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और हमारी इंपोर्ट्स बढ़ गई। तो किसी भी मुल्क की जब एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो जाएं और इंपोर्ट्स बढ़ जाएं तो फिर उसमें इकोनॉमिक इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। सो आप ये टेबल आराम से बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा भी देखें हम आगे। ऑल राइट जी, उसके बाद दूसरा वाला जो हमारे पास बना हुआ है ये है कंपैरिजन ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट। अब आप यहाँ पे देखें कि जीडीपी जो है हमारी बांग्लादेश की और इंडिया की 1970 के अंदर पाकिस्तान आगे था। ये बड़ा एक एक अच्छा पॉइंट है कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि पाकिस्तान की 4.8 है तो इंडिया की 3.6 है। फिर 1980 के अंदर 6.5 है पाकिस्तान की, अगेन इंडिया की कम है। लेकिन फिर एक टाइम आया 1990s का टर्मोइल आया, जब नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट है उसका आना जाना लगा रहा, मिसमैनेजमेंट हुई, आईएमएफ से कर्जा हमने उस दौर में ज्यादा लिया, करते करते अब पाकिस्तान जो है वो 3.6 पर आ गया, बांग्लादेश आपसे आ गया और इंडिया जो है वो आपके पास सेकंड पोजीशन पे आ गया। तो आप यहां से भी देख सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री हमें बता रही है कि हम लोग किस तरीके से डाउनवर्ड ट्रेंड है हमारी इकोनॉमी के अंदर। सो ये टेबल आप इजीली बना सकते हो बेटा अपने पेपर के अंदर। तो उसके बाद आप ना एक लाइन जरूर लिखेंगे, आप पेपर में जब भी कोई फैक्ट एंड फिगर डालते हैं तो आप एक बात ये जरूर लिखते हैं कि ये फैक्ट और फिगर बता क्या रहे हैं। सही है। आप यहाँ पे सिंपली एक बात बोलेंगे कि ये वाली जो कंडीशंस हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की हैं वो हमें ये बताती हैं कि जी शेकी स्टार्ट था पाकिस्तान का और स्टेबलाइज नहीं हुई हमारी इकोनॉमी कभी भी। हमने हमेशा आईएमएफ से फंड लिए, हमने हमेशा आईएमएफ से लोन लिए और हमने सिर्फ धक्का स्टार्ट रखा अपनी इकोनॉमी को। सो आप इस तरह से दो तीन लाइनें लिखेंगे ताकि वो टेबल जस्टिफाई हो जाएगा आपका, ठीक है। यहां तक तो आपका जो सिलसिला था वो तो था कि हमने हिस्ट्री बता दी, हमने इंट्रो दे दिया। अब आते हैं जनाब फैक्टर्स के ऊपर कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ के। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहला कौन सा फैक्टर है हमारे पास। दो तरह की आपके पास प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी मुल्क के अंदर, एक होती है इंटरनल और दूसरी आपके पास होती है एक्सटर्नल इश्यूज। पाकिस्तान के अंदर दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं। इंटरनल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स हो गई जो कि हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी सफर कर रही है। एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स वो हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से या हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट्स की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पास जो इश्यूज आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी कौन कौन से एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं। और ये आप अपनी वर्डिंग में सादा जबान में इसके अंदर लिख सकते हैं कि सबसे पहला जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम पाकिस्तान फेस कर रहा है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। ना, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट होता है जब एक कंट्री अपने मुल्क का जो सामान है वो कम बेचती है और खरीदती ज्यादा है, राइट। यानी आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाती हैं और आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप अगर खुद भी एनालाइज करें कि मैं आपसे पूछूं पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी आपके पास जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कौन सी हैं, तो आपके पास शायद एक या दो चीजें ही जहन में आए और सबसे ज्यादा आपके जहन में क्या आता है? कॉटन। पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो है वो है कॉटन, ठीक है। कॉटन का अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है और ये पिछले 10 सालों में 40% लेस हुआ है, इसका जो प्रोडक्शन है ना वो कम हो गई है। अब आप खुद सोचेंगे जिस चीज पे हम इन्हिसार कर रहे हैं उसी की प्रोडक्शन हमारी 40% कम हो गई तो हमारी इकोनॉमी तो कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। दूसरा ये कि पाकिस्तान के पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो रॉ मटेरियल हैं। हम कॉटन, राइस, इसी तरीके से और भी हमारे जो भी हमारे एक्सपोर्ट्स के जो प्रोडक्ट हैं हमारे पास वो सारे रॉ मटेरियल हैं। अब इसके बरक्स हमने एक कंपैरिजन यहाँ पे ड्रॉ किया है कि अगर हम यूएसए की मिसाल लें यहाँ पे, तो यूएसए क्या करता है? यूएसए मैन्युफैक्चरर करता है क्या चीज? आईफोन, ठीक है। आईफोन बनने में पूरे प्रोसीजर में 1 घंटा लग रहा है और वो ऑलमोस्ट कोई 1500 US डॉलर उसकी इकोनॉमी में आ रहा है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के राइस, कॉटन, शुगर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को तैयार होने में 4 से 6 महीना लगता है। उस 4 से 6 महीने के बाद उसके पैसे भी उसको थोड़े मिल रहे हैं, प्लस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लॉस भी हमारे पास हो रहा है।
ये हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं सारे। और ये सो कंडीशंस हमारे सामने हैं बेटा, फ्लड्स की आप इसमें मिसाल दे सकते हो। आप ये देख सकते हो कि जी पानी की सप्लाई हमारे पास नहीं है। तो अगर आपसे प्रॉब्लम पूछी जाए कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो क्यों है, तो आप सिंपली कह सकते हैं कि जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है हमारे मुल्क में। इसी तरह से हमारे पास कॉम्पिटिटर ज्यादा आ गए, ठीक है, ब्राजील आ गया, बांग्लादेश आ गया, इसी तरह से इंडिया हमारा कॉम्पिटिटर बन गया। और उसके बाद अनस्टेबल पॉलिसीज, एक गवर्नमेंट आती है उसकी पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं, फिर दूसरी आएगी उसकी पॉलिसीज डिफरेंट है। तो ये तीन ऐसी चैलेंजेस हैं जो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, ये साथ साथ ना मैंने अपने नोट्स के अंदर ये बार पाई ग्राफ और ये सारा कुछ मैंने ना इसके अंदर बनाया हुआ है। इससे बेनिफिट ये होगा कि कोई भी एस्पिरेंट इसको आराम से ड्रॉ कर सकता है और इसके जो है वो मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं फिर। इसी तरह से फॉरेन रिजर्व जो है ना वो हमारे डेप्लीट हो रहे हैं। फॉरेन रिजर्व हमारे डेप्लीट हो रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा, ठीक है। एक किताब है जिसमें आपको कहते हैं ना कि सर रेफरेंस डालना है, रेफरेंस कैसे डालेंगे। तो इंडिया की एक ऑथर है, उनका नाम है जनाब रुचिर शर्मा, RUCHIR और शर्मा। इन्होंने किताब लिखी है 10 रूल्स फॉर सक्सेसफुल नेशन, ठीक है, 10 रूल्स फॉर सक्सेसफुल नेशन। उसके अंदर लिखती हैं कि आपके पास जो टैक्स कलेक्शन है या आपके पास जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है किसी भी कंट्री का। वो कहती हैं कि आपके पास मिनिमम मिनिमम 25% जो है ना ऑफ द GDP वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए मुल्क के अंदर। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे मुल्क में इतने तो परसेंट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, राइट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसीलिए हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो है वो डेप्लीट हो रहे हैं। यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा है हमारा और हमारे पास रेवेन्यू जो है वो उससे कम आ रहा है। नाउ देयर कैन बी हंड्रेड ऑफ रीजंस। आप आराम से बता सकते हैं जी टेररिज्म है, करप्शन है, अनस्टेबल पॉलिसीज है हमारे मुल्क में, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप बहुत सारी चीजें इसमें लगा सकते हैं। ओके जनाब। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर फिजिकल डेफिसिट का इशू है, प्लस ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हुई, फ्लड्स आए हमारे पास। अब फ्लड से आपके पास 33 मिलियन जो लोग हैं वो डिस्प्लेस हो गए। हजारों की तादाद में स्कूल आपके जो है वो टूट गए, खराब हो गए। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़े करने के लिए हमें अगेन बिलियन ऑफ डॉलर्स चाहिए जो पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। और साथ ही साथ हमारी एग्रीकल्चर भी तो खराब हुआ है फ्लड्स के साथ। सो दीज आर द एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स जो कि आप आराम से इसके अंदर लिख सकते हैं। और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे क्लास के बाद, तो आपको कुछ भी इसमें से नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, ऐड ऑन कर सकते हैं। ये डेटा मेरा अगस्त 30 तक ये मैंने डेटा जमा किया, तो ये सारा कुछ रेलिवेंट होगा फॉर स्पेशल एंड 2024। अच्छा जी, इंटरनल अगर हम बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी तीन चीजों के ऊपर चल रही है। कौन कौन सी चीजें? नंबर वन, टैक्सेशन, जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं लोकल मासेस से। उसके बाद है जी आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और उसके बाद है SOE। ना व्हाट इज SOE? SOE आपके पास कहलाता है स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। सही है, ये कहलाता है स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। अब अगर हम टैक्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स देने वाली जो तादाद है वो है 8 से लेके 12% के दरमियान लोग टैक्स देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी हम ज्यादा ही कह रहे हैं, लेकिन ऑन एवरेज हम अगर देखें तो 8 to 12% ऑफ द पीपल आपके पास यहाँ पे टैक्स दे रहे होते हैं। दूसरी चीज, अगेन वो जो किताब जिसका मैंने जिक्र किया था, रुचिर शर्मा की जो किताब है, उसमें उन्होंने लिखा है कि एटलीस्ट 15% तो होना ही चाहिए टैक्स ऑफ द GDP। यानी आपकी GDP का 15% एटलीस्ट आपके पास टैक्स कलेक्शन से आ रहा हो। और यहाँ उन्होंने एक रेफरेंस ये भी दिया है कि स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं, जैसे फिनलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इनका जो इकोनॉमी में टैक्स का हिस्सा है बेटा वो 40% है, ठीक है। सो आप यहाँ पे इस रेफरेंस को कोट कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान में इतना कम है, इसी वजह से तो हमारी इकोनॉमी जो है वो फ्लॉड इकोनॉमी है। सही हो गया। उसके बाद आती है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री। नो, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो वैसे ही सफर कर रही है कि हमारे पास मौके नहीं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, फिर हमारे लॉज इतने मुश्किल हैं, बिजली के बिल आपने इतने मुश्किल किए हैं कि आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो स्टेब्लिश हो ही नहीं पा रही है। आप सिंपली ये लिखेंगे कि यहाँ पे मोनोपोली है। जैसे कोई और आपका जो अगर कोई गाड़ी का जो ब्रांड लॉन्च करने लगे उसके लिए इश्यूज हैं, घी तेल का अगर आप लॉन्च करें उसमें मसला मसाइल आएंगे। तो अब बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड है हमारे मुल्क के अंदर, तो आप यहाँ पे वो काम भी
नहीं कर सकते, डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफर कर रही है। और आखिरी आया SOE, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क में स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस कौन कौन सी है? PIA, स्टील मिल, वापडा। और इन सब को अगर आप देखो, और रेलवे हमारा, इन सबको अगर आप देखो ये सारे के सारे लॉस में। इवन ये पता है कि अगर 1 घंटे के लिए स्टील मिल चलती है तो ऑलमोस्ट कोई 10-12 लाख रुपए का लॉस करती है वो। इस तरह से PIA जो है वो मुसलसल लॉस में जा रही है, और इनके लॉस इतना होता है कि वो मिलियंस में चला जाता है। तो हमारे पास स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस की परफॉर्मेंस भी बिल्कुल निल है, हम जीरो पे चल रहे हैं। ठीक हो गया? तो आप देखें कि पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम्स भी आपके सामने आ गई, एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी आपके सामने सारी मौजूद हैं। अब हम आगे चलते हैं तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो इस तरह की क्यों चल रही है। अभी सारा कुछ नोट्स में लिखा हुआ है मैंने, ठीक है? मैं आपसे सिर्फ वो बातें करूंगा जिसका मुझे आपको कॉन्सेप्ट देना है। ये सब कुछ नोट्स में आपको मिल जाएगा और बहुत डिटेल में मिलेगा। अच्छा, अभी तो देखिए ये आपको इश्यूज पता चल गए, सही है। अब मैं आपसे अगर कहूंगा जी पाकिस्तान की इकोनॉमी में इश्यूज क्या हैं बड़े बड़े, जो पेपर में वो आपसे पूछेगा, तो आप सिंपली बता सकते हैं जी पाकिस्तान की इकोनॉमी में इस टाइम सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा है? लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। ठीक हो गया? आप सिंपली ये कह सकते हैं कि एग्जामिनर को आप लिखेंगे जी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। इमरान खान साहब है, उनकी अपनी पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट चेंज हुई, उनकी अपनी आ गई, फिर अनस्टेबल पॉलिटिक्स है, कभी कोई ये इशू आ रहा है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए ना कि इंडिया जो है आज इतना तरक्की कैसे कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है, सही है, तो आप इसमें ये भी रीजन लिख सकते हैं कि जी हमारे देखें ना कि आप कितने वजीर आजम कितने चेंज हो रहे हैं। हमारा जो हेड है हर चीज चलाने वाला, सबसे ज्यादा इख्तियार वजीर आजम के पास है, तो किसी ने तो 5 साल ही पूरे नहीं किए। तो अनस्टेबल पॉलिटिक्स एक आ गया आपके पास। थर्ड आपके पास आ रहा है जी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। व्हाट इज अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी? कैश पे जो बिजनेस हो रहा है, ठीक है? आपकी इकोनॉमी डिजिटल चैनल के थ्रू नहीं आ रही है। आज आपको किसी को पैसे देना, आप कैश के अंदर ट्रेड करो तो गवर्नमेंट को तो कुछ मिल नहीं रहा इसके अंदर। इसी तरीके से फिर इसमें हवाला, हुंडी और करप्शन भी आप इसमें डाल सकते हो। उसके बाद आपके पास फेडरल प्रोविंस रिफ्ट्स हैं, कभी NFC अवार्ड्स को लेकर रिफ्ट हो रही हैं, कभी पानी के मसले को लेकर आपके पास लड़ाइयाँ शुरू हो गई। फिर टेररिज्म, अभी आप देखें एक नई वेव आ गई आपके पास KP के एरिया में, वजीरिस्तान में, बन्नू में। एक तो ये हो गया, इसके साथ आप ये स्नैचिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हो जो कराची वगैरह में हो रही है ना, तो ये भी सारा इकोनॉमी को एक लॉस है। उसके बाद हम ये लिख रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में स्ट्रक्चरल फ्लॉज है। ना व्हाट इज स्ट्रक्चरल फ्लॉज? स्ट्रक्चरल फ्लॉज ये होते हैं कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर हायरार्की नहीं बनी हुई कि पैसा अगर आया है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल क्या होगा, कौन कौन इसमें शामिल होगा, पैसा किधर से किधर जा रहा है। अगर मिसाल के तौर पे एक टाउन है और उधर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए फॉर इंस्टेंस, तो इसका चैनल क्या होगा, हमें किस बंदे के पास जाना है, कौन हमें इमदाद देगा, क्या करेगा, हमें किसी को भी नहीं पता है इसका। और लास्टली कि हम IMF के पास सबसे ज्यादा बार गए। इंडिया भी अंडर 10 टाइम गया एंड बांग्लादेश भी अंडर 10 टाइम गया IMF के पास, फिर उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर लिया। जबकि पाकिस्तान जो है अभी 23rd टाइम गया, राइट? एंड इसका फर्दर प्लान भी है कि हम 24-25 भी करेंगे यहाँ पे। जितना आप IMF के पास जाते हैं, IMF आपकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है। वो गरीब तबके के ऊपर टैक्सेस बढ़ाता है। टैक्सेस बढ़ने से आपके मुल्क के अंदर ना एक अनस्टेबिलिटी आ जाती है जो कि वो चाहता है। ठीक है? जिस जिस मुल्क में IMF ने कर्जे दिए, आप उन तमाम मुल्कों की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, पहले खुशहाल थे, लेकिन जैसे IMF वहां पे एंटर करता है तो बहुत सारी चीजें जो इनकी चेंज हो जाती हैं। सो अगर इन पे आप कोई डायग्राम बना के बेटा 2-2 4-4 लाइनें भी लिख देते हैं तो ये आपका प्रॉब्लम वाला, ये चैलेंजेस वाला सिलसिला तो हो जाएगा खत्म। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करने लगा हूं कि अगर आपसे वो ये पूछे कि गवर्नमेंट ने कुछ इकदामात लिए हैं इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, क्या आप उनके बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो बता दें। अब इशू ये होता है कि हम लोग क्योंकि ज्यादातर नोट्स प्रेफर करते हैं किसी टीचर के बने बनाए, या अपडेटेड मटेरियल हमारे पास नहीं होता, तो बेटा हमारे पास क्या है कि हमें वो अपडेटेड नॉलेज नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है। नंबर वन गवर्नमेंट ने एक LIMS सिस्टम बनाया है, LIMS COE। ठीक है ना? व्हाट इज LIMS? दिस इज लैंड इंफॉर्मेशन
एंड मैनेजमेंट सिस्टम, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसकी जो फुल फॉर्म आएगी। अब ये किस चीज के लिए बनाया गया है? ये बनाया गया फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर के अंदर क्या करना चाह रहे हैं, ये फूड सिक्योरिटी, देखें पाकिस्तान की पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज्यादा फूड चाहिए, और जो अभी हालात चल रहे हैं हमारे पास फूड नहीं है। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि हम अपनी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को ना इंक्रीज करेंगे, इस वजह से बना रहे हैं, और मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग लेकर आएंगे। सही, ये तो इसके हो गए कोर एरियाज कि ये क्या क्या करना चाह रहे हैं। आपको पता है हमारा जो एग्रीकल्चर है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर? हमारा जो एग्रीकल्चर है वो 23% हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो ऑलमोस्ट कोई 37 से 38% है इस सेक्टर के अंदर। सही है, तो अच्छा खासा बंदा हमारा एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय हुआ है। पाकिस्तान के अंदर 36.9% लोग जो हैं वो फूड शॉर्टेज का शिकार हैं, यानी फूड क्राइसिस इनके पास आए हैं। नाउ दिस इज द डेटा कि भाई आप यहाँ पे कोट करेंगे कि देखें पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के ये इश्यूज हैं, LIMS जो इन्होंने बनाया है उससे ये बेनिफिट्स हमारे पास होंगे। अब इसी तरीके से ये सब कुछ जो है ये गवर्नमेंट का प्लान है कि 3 से 4 साल ये इस पे लगाएगी और इसको कर लेगी। अब हमें नहीं पता कि ये वाले जो प्लान हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने बनाए हैं, ठीक है, उनकी तो गवर्नमेंट चली गई है। अब क्या होगा, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो बेटा सबसे पहला काम वो क्या करेगी, आके वो पुराने सारे प्लान्स को खत्म करेगी। पहली तो ये चीज याद रखिए। खैर वो तो खैर कुछ भी करें। अब सेकंड देखें, एक तो ये हो गया, इसके बाद इन्होंने बनाया SIFC, ये सेकंड चीज है। नाउ व्हाट इज SIFC? SIFC आपके पास है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। अब ये जो बना है ये पाक आर्मी और शहबाज शरीफ साहब ने मिलके बनाया है ये, ठीक है, यानी ये वो प्रोजेक्ट है जो कि पाक आर्मी प्लस हमारी सिविल गवर्नमेंट जो है उसने मिलके बनाया है। तो इस वजह से ये एक अहमियत का हामिल और ये पेपर में पूछा जा सकता है। ये है क्या इस प्रोजेक्ट के अंदर? ये क्या करेंगे, जितनी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी उसको ये अंडर वन ऑपरेशन लेना चाह रहे हैं, यानी वन विंडो होगी, और उसके थ्रू ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर आना चाह रहे हैं। वो क्या करेंगे, सबसे पहले डिफेंस एरिया में काम करेंगे, यानी अब वो चाह रहे हैं डिफेंस की जो प्रोडक्शन है, वेपनरी जो है वो हम अपने मुल्क में बनाएं। नंबर 2 वो एग्रीकल्चर को इन्हांस करना चाह रहे हैं। नंबर 3 वो IT सेक्टर को इसके अंदर स्ट्रेंथन करेंगे, और फिर एनर्जी सेक्टर। ये इसके मेन मेन एरियाज हैं जहाँ पे SIFC जो है वो काम करेगी। अच्छा, प्लान क्या है? प्लान ये है कि जी 3 सालों में $100 बिलियन का इन्होंने FD लेना है, FDI लेना है यहाँ पे, ये इनका प्लान है। हो भी सकता है, और बाय 2035 अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो बाय 2035 पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। अगेन दीज आर द टारगेट्स, दीज आर द विजन एंड प्लान, तो इसके अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, ये तो सिलसिला हो गया कि जी पाकिस्तान में SIFC वगैरह जो है ये क्या काम करेगी। अब मजे की चीज, इसमें होगा कौन कौन और ये काम कैसे करेगी। अब जरा अगर हम इसकी हायरार्की देखें तो सबसे पहले इसके अंदर होगा एपेक्स कमेटी। एक एपेक्स कमेटी होगी, उसके नीचे आपके पास होगी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, एपेक्स कमेटी, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, और इसके बाद आपके पास है एग्जीक्यूटिव कमेटी। तो इस एपेक्स का काम है हेड करना, और इसको हेड कौन करेगा? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एंड आर्मी चीफ। सही है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, इसके हेड हो जाएंगे। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है इसके अंदर? जो स्पेशल असिस्टेंट्स होते हैं ना, जो भी स्पेशल असिस्टेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो कि आपका फाइनेंस पे हो गया, एनर्जी पे हो गया, कोई भी, वो सारे आपके पास क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और एग्जीक्यूटिव में कौन आ जाएगा? फेडरल मिनिस्टर्स आ जाएंगे। तो अगर आप न्यूज वगैरह देखें, मैगजीन्स पढ़ें, तो फिर आपको पता चलेगा जी क्या क्या काम हमारे मुल्क के अंदर हो रहे हैं। तो ये आपने इनकॉपरेट कराना होता है अपने आंसर के अंदर। अगर आप ये नहीं देंगे तो उसे पता है कि जी इसे पता ही नहीं SIFC भी मुल्क के अंदर कोई चीज आई है। तो एक तो ये हो गया।
अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? नंबर वन, इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो जाएगी आपकी। फिर इसी के साथ आपकी जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इसके बाद इसी के अंडर इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसका नाम है ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान, ठीक है। ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान इन्होंने शुरू किया। अब वो जो प्रोजेक्ट है वो भी अगेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। वो कहते हैं कि जी इससे गुर्बती जो है कम होगी और 4 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट करेंगे बाय स्ट्रेंथनिंग एंड इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये तीन चीजें जो है वो गवर्नमेंट ने की हैं। और एक फाइनल चीज उन्होंने की है, उसे कहते हैं बार्टर ट्रेड सिस्टम। ये चार चीजें जो है वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इकोनॉमी स्ट्रेंथन करने के लिए की है। ना व्हाट इज बार्टर ट्रेड सिस्टम? पुराने वक्तों में जब कॉइन नहीं थे, कोई करेंसी नहीं थी, तो क्या होता था कि जी आप मुझे 1 किलो आटा दे दें, ठीक है, आपने मुझे 1 किलो आटा दिया और मैंने आपको 1 किलो चीनी दे दी, यानी जिसकी जो स्ट्रेंथ थी वो उस पर खेल रहा था। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक फैसला किया कि अब हम यूएस के डॉलर के ऊपर अपनी इंडिपेंडेंट होंगे उससे, और हम कोशिश ये करेंगे कि हम ना बार्टर ट्रेड कर लें। तो इसने कोशिश की अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, ये इन मुल्कों के साथ जो है ना हम करेंगे बार्टर ट्रेड सिस्टम इनके साथ। लेकिन बार्टर ट्रेड सिस्टम आज के दौर में एप्लीकेबल नहीं है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बिकॉज यहाँ पे पहले आर्मी, उसके बाद सिविल गवर्नमेंट, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के बाद आपके नीचे का जो आपका फैक्ट्री ओनर है वो इन्वॉल्व होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स लेयर बन जाएगी। और आज के दौर के अंदर जब आपके पास डिजिटलाइजेशन मौजूद है, आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं, तो बार्टर ट्रेड सिस्टम इज नॉट वैलिड। तो आप ये लिखेंगे कि गवर्नमेंट ने ये चार काम किए तो हैं, लेकिन इसके अंदर एक क्लियर कट पॉलिसी नजर नहीं आ रही हमें, जो आपका क्रिटिकल एनालिसिस होगा। आप इसके अंदर बताएंगे कि जी इन चारों में फ्लॉज क्या क्या है इन चारों पॉलिसीज के अंदर। और आप उसके अंदर एक बात और ऐड करेंगे कि हमें अब जो है वो यूएस वाली पॉलिसी अपनानी है कि हमने रॉ मटेरियल नहीं, हमने इंडस्ट्रियलाइज चीजें भेजनी है। जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है वो कॉटन ना भेजें, कॉटन से कोई प्रोडक्ट जो है वो तैयार करके बना के भेज दें। आप जो है वेपनरी आप बाहर से लेते हैं, आप कोशिश करें वेपन्स आप बनाए और दूसरा मुल्क आपसे ले। तो जितना ज्यादा आप फिनिश प्रोडक्ट को बेचेंगे उतनी आपकी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, ठीक है। तो ये चार चीजें आपने अपने सवाल में लाजमी लाजमी लिखनी है। अच्छा जनाब, इसके बाद देखें कि अब वो आपसे ये पूछेगा भाई आपने इतनी बातें कर ली हैं, अब आप बता दें इसकी रिकमेंडेशन, इसको सही कैसे किया जाएगा। तो आप इसमें बताएंगे जी सिंपली इसकी रिकमेंडेशंस में क्या क्या आएगा। 5 पॉइंट्स काफी होते हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे कुछ भी। नंबर वन रिकमेंडेशन होगी भाई लॉन्ग टर्म पॉलिसी रखो, कि चाहे इमरान खान है, चाहे शहबाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, एक पॉलिसी होगी भाई हमारी 20-25 साल के लिए, हम उसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद आपके पास क्या होगा कि चेक एंड बैलेंस रखेंगे, यानी कोई ऐसा इदारा होगा जैसे नैब का, और डीपॉलिटिसाइज उसको कर दो, चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। जस्टिस सिस्टम हमारा अच्छा हम कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पे पीस लाने की कोशिश करेंगे अपने मुल्क में, ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। फिर हम अपना टैक्स कलेक्शन स्ट्रॉन्ग करेंगे अपने मुल्क में, ठीक है। सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चलता रहेगा। एजुकेशन देंगे अपने लोगों को, मासेस को। आप रिकमेंडेशंस डालें और इस पे ना थोड़े थोड़े फ्रैक्शन फिगर डालते रहिए कि जी हमारी जो एक ही बार पॉलिसी बनी, 5 ईयर पॉलिसी, वो कब बनी। उसके बाद आप बताएं कि जी चेक एंड बैलेंस के पहले कौन से सिस्टम बने, अब उसमें क्या इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। तो आपकी नॉलेज का भी टेस्ट है ये, आपको ये पता हो कि टैक्स कलेक्शन कलेक्शन अभी कितनी हो रही है, आज से 2 साल पहले कितनी थी, और 1950-60s के दौर में कितनी थी। सो ऑल इन ऑल इस तरह से करेंगे आप तो आपका पूरा एक सवाल तैयार होगा। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पाई चार्ट डालें इसके अंदर, नॉलेज को फ्लॉन्ट करें, किताबों के रेफरेंस डालें इसके अंदर, और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रखें। अप टू डेट से मुराद, जैसे मैंने आज आपको बताया SIFC, आपको नहीं पता था SIFC क्या है, आपको बार्टर ट्रेड का नहीं पता कि पाकिस्तान ने भी शुरू किया है। सो जब आप ये डालेंगे नहीं सवाल में, तो एग्जामिनर को पता है कि सब पुराने रटे रटाए नोट से ये काम चला रहा है, इसने अभी तक अपडेटेड चीजें नहीं पढ़ी हैं। सो अपडेटेड होइए न्यूज वगैरह के अंदर से, अपने मतलब का डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए, मैगजीन ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। फॉरेन अफेयर्स ना भी पढ़ें तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के एटलीस्ट 3-4 मैगजीन आपको पढ़ने चाहिए, जिससे आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा हो। सो ये हमारा पूरा आज का लेक्चर था, इसके अंदर मैंने इकोनॉमी को शुरू से लेकर आखिर तक देखा। जो बच्चे भी मेरे पास रजिस्टर्ड हैं इंशाल्लाह उनको नोट्स मिल जाएंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।